अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूबीएल बैंक के पास पेपर्स के बारे में। वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कैशियर टेलर के रिटर्न टेस्ट में आते हैं उनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की जहाँ तक बात की जाए, पेपर जो होता है वो आपका एमसीक्यूज होता है, जिसमें आपसे मैथ्स के मतलब, इंग्लिश के मतलब, बैंकिंग नॉलेज के मतलब और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के मतलब एमसीक्यूज टेस्ट होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको लास्ट में दिया जाता है, मोस्टली ये नहीं आता, इसके अंदर मैंने ऑप्शन लगाया हुआ है कस्टमर सर्विस स्किल्स का। ये होता ही है कि आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जाती है। क्वेश्चन होता है कि कस्टमर आया है काउंटर पे आपके पास, उसका कोई मसला है, कोई भी आपसे बता दिया जाता है, उसकी कैश शॉर्ट हो गई है या बिल जमा नहीं हुआ या कोई ऐसा कस्टमर हाइपर हो गया है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे। तो ये क्वेश्चन दिया था कि आप अपनी मर्ज़ी से इसमें आंसर लिखें। तो वो हर बार सिचुएशन जो है वो हर किसी की अलग होती है, तो आपको जो है उस हिसाब से उसको आंसर करना पड़ता है ताकि पता लग सके कि आपके अंदर जो है वो कस्टमर हैंडलिंग स्किल कितनी है। कस्टमर हाइपर है, उसका बिल नहीं जमा या कोई भी उससे कैश गुम हो गई है, उसने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए या चेक का मसला है, तो उसको आपने हल करके दिखाना है कि ये आप मैं इस तरह उसको कस्टमर्स को हैंडल करूँगा। तो ये ऑप्शन होता है, कभी कभार आ जाता है, कभी कभार मोस्टली जो है वो ये क्वेश्चन नहीं आता। तो सबसे पहले मैथ्स की ज़्यादा बात की जाए, मैथ्स में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन के होते हैं, परसेंटेज रेशो के होते हैं, टाइम स्पीड्स के, इसके अलावा डेट इन्विटेशन के। तो ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंग्लिश का। आपकी इंग्लिश टेस्ट की जाती है कि इंग्लिश में आप कितनी अच्छे हैं, उस हिसाब से आपके ग्रामर के कुछ एमसीक्यूज होते हैं, सिनोनियम एंटोनियम्स होते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करना होता है और इसमें कुछ रीडिंग के कंपैरिजन वगैरह होते हैं। तो ये तमाम इंग्लिश के सेक्शन में आगे। फिर आ जाता है हमारे पास बैंकिंग की नॉलेज, कि आपके पास बैंकिंग के जो है वो कितनी नॉलेज है। कुछ क्वेश्चन आपसे बैंकिंग के मतलब किए जाते हैं कि बैंकिंग अकाउंट सर्विसेज वगैरह, इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है, इसके अलावा कुछ मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ के बारे से क्वेश्चन होते हैं। ये तमाम एमसीक्यू को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लास्ट में आ जाता है हमारे पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के रिलेटेड। जनरल नॉलेज मतलब मुल्क में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के बारे में कुछ सवाल, पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स के, पॉलिसीज़ के, अपडेट्स के, इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज और मुल्क भर के कुछ अपडेट्स वगैरह पे सवाल वगैरह आ जाते हैं। तो तमाम वो एमसीक्यूज को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो पिछले पेपर में मोस्ट आए हुए हैं और मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक एमसीक्यूज बनाने में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो के लिए लाइक का बटन उसे दबा दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके तमाम सेक्शन के एमसीक्यूज को हम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन। 0.25 को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन है मेरे पास ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4 या फिर डी 1/5। 0.2 जो है यानी कि 1 का जो है वो चौथा हिस्सा है, तो इसको डिवाइड जो होगा 1/4 होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1/4। 1/4 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.25। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज। क्वाड्रिलेटरल में जो है हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 240 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अगर हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 360 डिग्री। द मोड ऑफ द नंबर्स 2, 4, 4, 5, 6 इज। इनमें से जो है नंबर ऑफ मोड जो है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 2 है, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। देखिए मोड कहते हैं वो नंबर जो मोस्टली रिपीटेड हो, तो इनमें से सिर्फ 4 जो है वो 2 बार रिपीटेड आया है, तो 4 आएगा इसमें से करेक्ट आंसर। बी 4 इज द करेक्ट आंसर। इफ़ ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र। और ऑप्शन हमारे पास ए 28, बी 32, सी 34 या फिर डी 38। तो सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए स्क्र की जगह हम 6 डालेंगे, 6 6 ज़ा 36, और बी की जगह 2 डालेंगे, 2 2 ज़ा 4। 36 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर बचेगा 32। तो बी इज द करेक्ट आंसर 32। इफ़ x रेशो वाई इज इक्वल टू 3 रेशो 5, देन 2x रेशो 2y इज़। अगर x रेशो वाई यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो 2x रेशो 2y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास 1 रेशो 2, बी 2 रेशो 3, सी 3 रेशो 5 या फिर डी 5 रेशो 4। देखिए 2 2 जो है वो आपस में कटिंग हो जाएगा या अपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली यह है कि 3 रेशो 5 जो है हमारे पास सेम एज इट इज़ 3 रेशो 5 रह जाएगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर 3 रेशो 5। या अगर आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया। फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा यानी कि 6 आ गया और 2 5 ज़ा 10 आ गया। तो वापस हमें 3 रेशो 5 ही देखने को मिलती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 6x इज इक्वल टू 54 देन x इज़। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें x से साथ तो हमारे पास 54 आ रहा है, तो x की जो है कौन सी वैल्यू होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10।
अगर हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 7 42, 8 से करें तो 48, 9 से करें तो 54। तो मतलब 9 जो है वो करेक्ट आंसर है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 6 9 54। सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशन हमारे पास 3x - 4 इज इक्वल टू 8। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें, उसको माइनस करें 4 से, तो हमारे पास 8 आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन हमारे पास A3, B4, C5 या फिर D6। अगर हम 3A का वैल्यू एंटर करते हैं, 3 3 9 - 4, तो हमारे पास आंसर आता है 5। अगर हम 4 की वैल्यू ऐड करें, 3 4 12, और 12 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो मतलब B4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹30, हाउ मच विल बी 8 पेन कॉस्ट। यानी कि एक पेन की कीमत 30 रुपये है, तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास A ₹120, B ₹200, C ₹210 या फिर D ₹240। तो सिंपली 8 पेन की कीमत मालूम करने के लिए हमने 8 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 8 3 24, यानी कि D इज़ द करेक्ट आंसर। ₹240 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। The volume of a rectangle box with length 4 cm, width 3 cm and height 5 cm। एक रेक्टेंगल बॉक्स की वॉल्यूम जो है उसका कितना होगा, जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, विड्थ 3 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन हमारे पास A 20 सेंटीमीटर, B 30 सेंटीमीटर, C 40 सेंटीमीटर या फिर D 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने लेंथ, विड्थ और हाइट को जो है वो आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12, 12 5 60। इसी तरह या फिर एक्से कर लें, 5 4 20, 23 60, यानी कि तीनों को आपस में जो हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो डी हमारे पास आंसर आ रहा है 60, और सेंटीमीटर जो तीनों के मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/4। 3/4 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास A 0.25, B 0.5, C 0.75 या फिर D 1.25। यानी कि 3/4 मतलब 3 हिस्से हैं 4 में से, और इसमें से जो है 0.75 जो है वो 3 हिस्से हैं 1 में से। तो C जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है 0.75, क्योंकि 0.25 जो है वो 1/4 है और 0.5 जो है वो 1/2 है, दो में से एक हिस्सा। तो इस तरह जो 1 यानी कि 3/4 है, तो 0.75 हमारे पास करेक्ट आंसर है। द सोल्यूशन टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। 4x इज इक्वल टू 28, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। और ऑप्शन हमारे पास A 6, B 4, C 7 या फिर D 9। अगर हम 4 को 6 से करते हैं, 4 6 24, और अगर हम 4 को 4 से करते हैं तो 4 4 16। 4 को अगर हम 7 से करते हैं, 4 7 28। तो C इज़ द करेक्ट आंसर, 4 7 28। द रेशो ऑफ 3 to 12 इज़, 3 to 12 की क्या रेशो होगी। ऑप्शन हमारे पास 1:3, B 1:4, C 4:3 या फिर D 4:1। देखिए 3 जो है, हम 3 जो 12 जो है वो दोनों जो है 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 1 3, 3 4 12, तो इसकी रेशो बनेगी 1:4। B तो है 1:4 इज द करेक्ट आंसर। इफ़ 12 इज़ डिवाइडेड बाय अ नंबर एंड द रिजल्ट इज़ 3, व्हाट इज़ द नंबर। अगर 12 को डिवाइड किया गया एक नंबर से तो हमारे पास रिजल्ट आया है 3, तो वो नंबर क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास A 3, B 4, C 5 या फिर D 6। तो अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 4 12। तो 3 जो है B इज़ द करेक्ट आंसर, 3 4 12। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 20 एंड वन ऑफ द नंबर इज़ 4, द अदर नंबर इज़। यानी कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है, और एक जो नंबर है वो 4 है, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास A 5, B 10, C 16 या फिर D 24। तो फर्स्ट वाले को हम एंटर करें, 4 5 20। तो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर है, 4 5 20। तो सेकंड नंबर हमारे पास 5 है, 4 5 20। A number divided by 8 gives 10, what is the number। एक नंबर को जो है वो 8 से अगर हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, तो वो नंबर क्या है। ऑप्शन हमारे पास A 18, B 60, C 80 या फिर D 90। सिंपली अगर हमने एक नंबर को डिवाइड किया है तो हम उसको रिवर्स करेंगे, अगर हमने डिवाइड किया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम्स आ गया हमारे पास 80। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाया जाता है ताकि आप कन्फ्यूज़ किया जा सके, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। 8 टाइम्स आएगा सिंपली 80। The parameter of a triangle with side is 3 cm, 4 cm and 5 cm is। एक ट्राइंगल जिसकी साइडेज जो है वो 3 4 5 सेंटीमीटर है, उसका पैरामीटर कितना आएगा। ऑप्शन हमारे पास A 10 सेंटीमीटर, B 11 सेंटीमीटर, C 12 सेंटीमीटर या फिर D 13 सेंटीमीटर।
अगर पैरामीटर निकालना है एक ट्राइंगल का, उनकी साइड्स को हम प्लस कर लेंगे। तो 3 4 7 हो गया, 7 + 5 12। तो सी इज द करेक्ट आंसर 12 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई द इक्वेशन 7 माइनस अंडर ब्रैकेट 4 × 2 डिवाइडेड बाय 2। और ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी -3, सी 0.5 या फिर डी -0.5। जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन होती है सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, हम डिवाइड पहले होता है माइनस बाद में होता है, तो डिवाइड पहले करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आगे आ गया 4। 4 को डिवाइड करेंगे फिर हम माइनस करेंगे 7 के ज़रिए, 7 - 4 3। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 0, बी द नंबर itself यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा, सी 1 आएगा, या फिर डी इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 0। If an angle in a parallelogram is 60 degree, what is the measure of its opposite angle? अगर एक एंगल जो पैरेललोग्राम में है उसका 60 डिग्री है तो सेकेंड एंगल उसका ऑपोजिट एंगल कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री या फिर डी 180 डिग्री। अगर तो एक एंगल जो है उसका 60 डिग्री है पैरेललोग्राम में तो उसका सेकेंड एंगल भी जो है वो 60 डिग्री पर ही होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 60 डिग्री। फाइंड द GCD ऑफ 18 एंड 24। GCD कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेपर में अक्सर लिखा नहीं आएगा, सिर्फ GCD लिखा आएगा, तो आपने याद रखना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ये होता ये है कि वो नंबर जिस पे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, 18 और 24 को जो नंबर डिवाइड कर दे उनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है। और ऑप्शन हमारे पास A 2, B 3, C 6 और D 9। अब जैसे 2 की बात की जाए तो 2 पे दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 9 ज़ा 18 और 2 12 ज़ा 24। इस तरह 3 की बात की जाए तो 3 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 24। फिर आ जाता है हमारे पास 6 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। और 9 की बात की जाए तो 9 पे दोनों डिवाइड नहीं होते, 9 2 ज़ा 18 तो होगा, लेकिन 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, 24 नहीं। तो 2 3 और 6 ये तीनों पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इनमें से सबसे ग्रेटर जो है वो 6 है, तो 6 इसमें आएगा ग्रेटेस्ट जो है DCD हमारा आंसर। तो इसमें से 6 जो है वो सबसे ग्रेटर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7 इज़। 6 और 7 का प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास A 1, B 6.5, C 13 या फिर D 42। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन का एक और लफ्ज़ है प्रोडक्ट। तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 42, 6 7 ज़ा 42। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 42। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में अगला नंबर कौन सा होगा, यानी कि 2 5 10 और 17 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है। और ऑप्शन हमारे पास A 24, B 26, C 28 या फिर D 31। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहा है 2 और 5 में वो 3 का आ रहा है, और 5 और 10 में 5 का आ रहा है, और 10 और 17 में 7 का, यानी कि यहाँ पर और नंबर चाह रहे हैं 3 5 7 9। तो 7 के बाद नेक्स्ट आ जाता है 9, तो 17 + 9 को करने तो हमारे पास आंसर आता है 26। तो B 26 इज़ द करेक्ट आंसर। A bag has 3 red ball and 5 blue balls. The probability of picking a red ball is। एक बैग है जिसमें 3 लाल बॉलें हैं और 5 जो हैं ब्लू बॉल्स हैं। अगर हम उस बैग में से एक बॉल को निकालेंगे तो कितनी % चांस है रेड बॉल का। और ऑप्शन है हमारे पास A 1/3, B 3/5, C 3/8 या फिर D 5/8। देखिए टोटल बॉल जो है वो 5 और 3 8 है, और रेड बॉल उसमें 3 है, तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 3/8, यानी कि 8 बॉलों में से 3 जो चांस है वो रेड बॉल का है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 3/8। इफ़ A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ A + B होल स्क्वायर। और ऑप्शन हमारे पास A 13, B 16, C 20 या फिर D 25। ए और प्लीज़ को हम प्लस करें तो 2 + 3 होगा 5, और होल स्क्वायर का मतलब होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो 5 5 ज़ा 25। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 5 5 ज़ा 25। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़। मिसिंग नंबर में से सीरीज़ को फाइंड करें, और सीरीज़ हमारे पास 3 7 15 और 31। और ऑप्शन हमारे पास A 36, B 56, C 62 या फिर D 63।
अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पहले वाले नंबर से यानी कि एक नंबर ज़्यादा है। जैसे 3 और 7 में डिफरेंस है 4 का है, 3 4 7। इस तरह 7 और 15 में 8 का है, 15 और 31 में 16 का है, 16 का। यानी कि 31 में हमने 32 को ऐड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 31 के बाद हम ऐड करें 32 तो हमारे पास आता है 63। तो डी में हमारे पास 63, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 63। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 8 या फिर डी 9। एक्स स्क्वायर मतलब सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ए आ गया हमारे पास 5, 5 5 ज़ा 25, ये नहीं है। 6 6 ज़ा 36, ये भी नहीं है। 8 8 ज़ा 64, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 8 8 ज़ा 64, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 8 8 ज़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 64। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225? 225 का स्क्वायर रूट क्या है? अब कैलकुलेटर हमारे पास नहीं होता, हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12, बी 15, सी 18 और डी 25। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल हल है। जैसे हम 12 को निकालना है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 12 10 ज़ा 120, फिर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन गया 24। तो 120 प्लस 24 बन गया 144। तो 12 मतलब ए हमारे पास रॉन्ग है, नहीं है। सेकंड आ जाता है बी 15, 15 को करेंगे 10 से तो 150, 15 को करेंगे 5 से तो हमारे पास गया 75। तो 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 15 15 ज़ा 225। द वैल्यू ऑफ 81 अंडर स्क्वायर, अंडर स्क्वायर होता है कि सेम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए। तो हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें 8 को, 8 8 ज़ा 64 और हम बी को मल्टीप्लाई करें 9 9 ज़ा तो 9 9 ज़ा 81। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी 9 9 ज़ा 81। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ डबल इट्स एरिया बिकम, अगर एक सर्कल का जो रेडियस है वो डबल हो जाए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? ऑप्शन हमारे पास ए ट्वाइस एज मच, डबल हो जाएगा। बी 4 टाइम एज मच, 4 गुना हो जाएगा। सी हाफ एज मच, उससे आधा हो जाएगा। या फिर डी स्टे द सेम, उतना ही रहेगा। तो दुरुस्त आंसर इस हमारे पास बी 4 टाइम एज मच, उसका 4 गुना हो जाएगा उसका एरिया। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर का पैरामीटर कितना होगा जबकि उसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है? ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 16 सेंटीमीटर, सी 24 सेंटीमीटर या फिर डी 36 सेंटीमीटर। अगर एक लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती है, यानी कि डब्बे की बॉक्स की 4 साइडें होती है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 6 4 ज़ा 24। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस, कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टीज या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है और स्पेलिंग हमारे पास 4 हैं डिसाइसिव के। अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी, DECISIVE, या आपने याद रखना डिसाइविस, DECISIVE। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज़ कुकिंग डिनर या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है? ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी द टीम प्लेज वेल। विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस, इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी। सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी।
या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, शी विल रीड अ बुक, वह किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वह किताब पढ़ेगी। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन सेलेक्ट करें। शी वॉक ब्लैंक द स्ट्रीट, ब्लैंक को जो हमने फिल करना है प्रपोजिशन के साथ। और ऑप्शन हमारे पास ए अलोंग, बी अक्रॉस, सी थ्रू या फिर डी ऑन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट, शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस, जेनरस का जो है एंटोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी सेल्फिश, सी गिविंग या फिर डी हेल्पफुल। जेनरस कहते हैं कि एक हम्बल इंसान को जो दूसरों की मदद करता हो। एंटोनियम्स होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो जो लोग किसी की मदद करते हैं उसका ऑपोजिट होगा सेल्फिश, क्योंकि काइंड भी मदद करने वाला है, हेल्पफुल भी मदद करने वाला है, गिविंग वाला भी जो है मदद वाला है। तो ये बाकी तीनों जो है इसके सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। एंटोनियम होता है उसका ऑपोजिट, तो जेनरस का ऑपोजिट होगा सेल्फिश। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर साइलेंट, साइलेंट के लिए हमने करेक्ट सिनोनियम्स को इनमें से चूज़ करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए नॉइसी, बी क्वाइट, सी लाउड या फिर डी टॉलकेटिव। तो सिनोनियम जो होता है वो वर्ड का जो है वो सेम मीनिंग वाले यानी कि अल्फाज होते हैं, जिनके सेम अल्फाज का मतलब जो है वो सेम निकल रहा हो। तो साइलेंट का मतलब होता है खामोश होना। और इन चार ऑप्शन में से क्वाइट जो है उसका मकसद भी होता है कि खामोश होना। तो बी जो है वो इसमें इसका सिनोनियम्स है। बाकी तीन जो है वो इसके एंटोनियम्स है, यानी कि ऑपोजिट है, शोर वाले हैं, नॉइसी, लाउड, ये सारे ऑपोजिट है। सिनोनियम यानी कि हम मायनी अल्फाज। तो साइलेंट का सिनोनियम्स है क्वाइट। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इनमें से कौन सा जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, पास्ट होता है माजी, और फ्यूचर होता है यानी कि मुस्तकबिल आने वाला। और ऑप्शन हमारे पास ए शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी। बी शी राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। सी शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। या फिर डी शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। तो इसमें जो हाल का यानी कि अभी जो चल रहा है वो है सी, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। विच ऑफ दीज इज़ अ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है। ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी आर यू कमिंग या फिर डी दे वेंट टू द पार्क। इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क का एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिंग ब्लैंक्स फुल करें। ही रन ब्लैंक द फिनिश लाइन फर्स्ट, तो ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए बाय, बी ओवर, सी टू या फिर डी थ्रू। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, ही रन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट, ही रन टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। डी के साथ टू लगता है, टू द फिनिश लाइन फर्स्ट। व्हाट इज़ द पास्ट टेंस फॉर सिंग, सिंग का जो है वो पास्ट टेंस क्या होगा। और ऑप्शन हमारे पास ए साइन, बी सैंग, सी सिंग्स या फिर डी संग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सिंग का जो है वो पास्ट टेंस होगा संग, SANG संग। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस, आई बाउट ब्लैंक अम्ब्रेला यस्टरडे। अब ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए, बी एन, सी द या फिर डी दे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई बाउट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। ना ए आएगा, ना दी, ना दे, आई बाउट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज क्विकली इन दी सेंटेंस, शी रिस्पोंडेड क्विकली। इस सेंटेंस में जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्विकली क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए एडजेक्टिव है, बी नाउन है, सी वर्ब है या फिर डी एडवर्ब है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, क्विकली जो है वो एडवर्ब है इस सेंटेंस में। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करें। दे ब्लैंक द मीटिंग नेक्स्ट मंडे, द ब्लैंक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैविंग, सी हैड या फिर डी विल हैव। अगर हम सेंटेंस को देखें, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है कि अगले मंडे को जो है मीटिंग होगी, तो इसके साथ जो है वो विल लगेगा। दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे, दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ एग्री, एग्री का एंटोनियम फाइंड करें। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी एक्सेप्ट, सी डिसएग्री या फिर डी सपोर्ट।
जो एंटोनियम होता है वो वर्ड का ऑपोजिट होता है, तो एग्री का ऑपोजिट होगा डिसएग्री। और इसका सिनोनियम अगर सेम निकाले जाएँ तो ए, बी और डी जो है इसके सिनोनियम है, जिनके मतलब जो है वो सेम निकल रहे हैं, एग्री, अप्रूव, एक्सेप्ट और सपोर्ट। जबकि एंटोनियम इसका ऑपोजिट होता है, जैसे कि डिसएग्री। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को चूज करें। शी अराइव ब्लैंक टाइम फॉर द मीटिंग। और ऑप्शन हमारे पास ए इन टाइम, बी ऑन टाइम, सी एट टाइम या फिर डी फॉर टाइम। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ें तो आ रहा है कि वो वक्त पर जो है वो मीटिंग पे पहुंच गई, तो अगर वक्त पर पहुंची है तो उसके साथ बी लगेगा। शी अराइव ऑन टाइम फॉर द मीटिंग, ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज द ब्लैंक रोड टू द टाउन। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए शॉर्ट, बी शॉर्टर, सी शॉर्टेस्ट या फिर डी शॉर्टेड। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी शॉर्टेस्ट आएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट रोड टू टाउन। ये रोड जो है वो सबसे कम रास्ता रहती है टाउन जाने के लिए। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में से एडजेक्टिव को फाइंड करें। और जुमला हमारे पास द ब्राइट स्टार लिट अप द स्काई। और ऑप्शन हमारे पास ए स्टार्स, बी ब्राइट, सी लिट या फिर डी स्काई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी ब्राइट जो है वह इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए जो है करेक्ट सिनोनियम्स को जो हम फाइंड करें। और ऑप्शन हमारे पास ए अगली, बी प्रिटी, सी रफ या फिर डी प्लेन। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी यानी कि हम मायनी अल्फाज को, यानी कि जिनका मतलब जो है वो सेम निकल रहा हो। तो ब्यूटीफुल के साथ जो है वो प्रीटी का मतलब भी सेम होता है, खूबसूरत। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ए अगली, रफ और प्लेन ये जो है इसके एंटोनियम्स है, बिल्कुल ऑपोजिट है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो है एडजेक्टिफाई को फाइंड करें। ही वोर अ रेड शर्ट। उसने लाल शर्ट पहनी हुई है। इसमें एडजेक्टिव जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए वोर, बी रेड, सी ही या फिर डी शर्ट। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी एडजेक्टिव जो है वो रेड है, बी रेड। ही वोर अ रेड शर्ट। तो रेड जो है वो इसमें एडजेक्टिव है। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर करेज। करेज का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फियर, बी वीकनेस, सी ब्रेवरी या फिर डी कवर्डाइज। आप देखिए करेज कहते हैं हौसले को, और इनमें से ब्रेवरी जो है उसका मतलब भी होता है हौसला। जबकि बाकी तीन जो है फियर, वीकनेस, ये कमज़ोरी की इलामत है। ये इसके एंटोनियम्स हैं। तो सिनोनियम्स होगा इसका सी ब्रेवरी। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ। टूथ की जो है वो प्लूरल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टूथ, बी टूथ्स, सी टीथ या फिर डी टीथ्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी टूथ की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है टीथ। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में से एडजेक्टिव फाइंड करें। द टॉल बिल्डिंग इज इम्प्रेसिव। ये सेंटेंस है, इसमें से हमने एडजेक्टिव निकालना है। और ऑप्शन हमारे पास ए बिल्डिंग, बी इम्प्रेसिव, सी इज़ या फिर डी टॉल। तो इसमें से एडजेक्टिव हमारे पास डी टॉल, जिस पे जो है मेन फोकस किया जा रहा है। जो बिल्डिंग जो है वो लंबी है। डी टॉल जो है हमारे पास एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। सही स्पेलिंग वाले अल्फाज को जो है वो चूज़ करें। और ऑप्शन हमारे पास एक्सपीरियंस। अब ये चार स्पेलिंग दिए गए हैं, इनमें से हमने करेक्ट वाले को सिलेक्ट करना है। तो सी की स्पेलिंग जो है वह बिल्कुल करेक्ट है, EXPRINC एक्सपीरियंस। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। जुमले को कंप्लीट करने के लिए सही वर्ड को सिलेक्ट करें। शी इज़ ब्लैंक देन हर ब्रदर, यानी कि ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए टॉल, बी टॉलर, सी टॉलेस्ट या फिर डी टॉल। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करें। शी ब्लैंक द आंसर टू द क्वेश्चन। इस ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए नो, शी नो द आंसर, बी नोइंग, शी नोइंग द आंसर, सी नोज, शी नोज द आंसर या फिर डी नोन, शी नोन द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, इसको जवाब पता है, शी नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। व्हाट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज क्विक इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में क्विक क्या है? शी टुक अ क्विक शावर। और ऑप्शन हमारे पास ए एडवर्ब है, बी नाउन है, सी एडजेक्टिव है या फिर डी प्रोनाउन है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी क्विक जो है इसमें एडजेक्टिव है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का एंटोनियम फाइंड करें। एंटोनियम कहते हैं रिवर्स को, यानी कि ऑपोजिट को। और ऑप्शन हमारे पास ए इनलार्ज, बी स्ट्रेच, सी एक्सटेंड या फिर डी कॉन्ट्रैक्ट।
एंड लार्ज और एक्सटेंड जो है मतलब सेम ही है, फैलाओ। स्ट्रेच का मतलब भी फैलाओ होता है और एक्सटेंड का मतलब भी फैलाना। जबकि डी का मतलब है रिवर्स करना, कॉन्ट्रैक्ट। तो डी इज़ द एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी तीन जो है वो इसके सिनोनियम्स है, सेम मीनिंग वाले अल्फाज हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ही इज़ फाउंड ब्लैंक क्लासिकल म्यूजिक। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए विथ, बी फॉर, सी ऑन या फिर डी ऑफ। ही इज़ फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, वो क्लासिक म्यूजिक का जो है वो दीवाना है, तो उसकी जगह आएगा ऑफ। ही इज़ फाउंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन फाइंड करें। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। और ऑप्शन हमारे पास ए ऑन, बी एट, सी विद और डी फॉर। अगर वो मैथ में अच्छा है तो उसके साथ लगेगा एट। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है। नो ऑन मैथ आएगा, ना विद ना फॉर, आएगा एट मैथमेटिक्स, यानी कि वो अच्छा है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस जुमले में से वर्ब को आइडेंटिफाई करें। शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क जल्दी फिनिश कर लिया। ऑप्शन हमारे पास ए शी, बी क्विकली, सी फिनिश्ड और डी होमवर्क। तो इसमें वर्ब जो है वो हमारे पास है फिनिश। सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, शी क्विकली फिनिश हर होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर आस्क ब्लैंक वी हैड फिनिश आवर होमवर्क। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए डिड, बी इफ, सी फॉर और डी विद। अगर दो सेंटेंस को जो है हमने ज्वाइन करना हो तो सीधा लगता है इफ। द टीचर आस्क इफ वी हैड कंप्लीट आवर होमवर्क, नॉट विद नॉट डिड, सिर्फ आएगा इफ। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव बहादुरी का जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए करेज, बी फियरफुल, सी बोल्ड और डी स्ट्रॉन्ग। तो देखें इसमें से जो है ब्रेव का ऑपोजिट आ रहा है बी फियरफुल, यानी कि डरा हुआ। जबकि ए करेज हौसले वाला है, सी बोल्ड बहादुर और स्ट्रॉन्ग भी जो है वो बहादुरी के किस्से में आता है। तो इनमें से इसका ऑपोजिट जो है वो बी है फियरफुल। जबकि बाकी तीन जो है वो इसके सिनोनियम्स है हम मायनी अल्फाज। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी और एंटोनियम कहते हैं इसके ऑपोजिट को। तो बी डरा हुआ फियरफुल इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर जॉयफुल। जॉयफुल का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी अल्फाज को। और ऑप्शन हमारे पास ए सैड, बी हैप्पी, सी एंग्री और डी वरिड। जॉयफुल कहते हैं खुश इंसान को और हमारे पास खुश इन चारों में से है हैप्पी। हैप्पी कहते हैं खुश इंसान को। जबकि ए होता है सैड, उदास है, सी एंग्री गुस्से वाला है, डी वरिड परेशान है। तो ये तीनों जो है वो उसके ऑपोजिट है, इसको हम एंटोनियम्स कहेंगे। तो इसका सिनोनियम जो है वो बी है, हैप्पी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, हैप्पी। फिलिंग द ब्लैंक्स। द बुक वाज रिटन ब्लैंक अ फेमस ऑथर। ये किताब जो है एक फेमस ऑथर ने लिखी है। और ऑप्शन हमारे पास ए बाय, बी विद, सी इन या फिर डी फॉर। अगर एक फेमस बुक की यानी कि बात हो रही है कि बुक जो है फेमस ऑथर ने लिखी है, तो हमारे पास करेक्ट आएगा बाय। द बुक वाज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, बाय अ फेमस ऑथर के एक फेमस ऑथर ने ये बुक जो है वो लिखी है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। द इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान इज़ रेगुलेटेड बाय। जो इस्लामिक बैंकिंग का डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में वो कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर इस हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट को रेगुलेट करता है। बैंकिंग प्रूडेंशियल रेगुलेशन इन पाकिस्तान आर इशू बाय दी। पाकिस्तान में जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है वो कौन इशू करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इशू करता है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा इदारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए पाकिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है? ऑप्शन हमारे पास ए इशू बैंक नोट जारी करना,
बी फॉर्मेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, सी रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर, तमाम बैंकिंग सेक्टर को जो है रेगुलेट करना, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव, ये तमाम काम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम काम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो तमाम कामों को सर अंजाम दे। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्राइमली ऑपरेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो स्टेट बैंक है पाकिस्तान का वो इनमें से किसके अंडर जो है वो काम करता है। ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, बी सेंट्रल बैंक एक्ट ऑफ 1956 यानी कि 1956 का सेंट्रल बैंक एक्ट के जरिए, सी पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के, या फिर डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के अंडर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी सेंट्रल बैंक एक्ट जो है वो 1956 का, उसके अंडर अपना स्टेट बैंक जो है तमाम फंक्शन वगैरह का परफॉर्म जो है वो करता है। द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान इन्वेक्टेड इन, पाकिस्तान में जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है वो कब नाफिज हुआ। ऑप्शन हमारे पास ए 1948 में, बी 1962 में, सी 1984 में, या फिर डी 1990 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी 1962 में नाफिज हुआ बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस। दी सकूक मार्केट इन पाकिस्तान रेफर टू, जो पाकिस्तान में सकूक मार्केट है वो किसको रेफर करती है। ऑप्शन हमारे पास अ गवर्नमेंट डेट मार्केट, बी इस्लामिक बॉन्ड्स डेट कंप्लाई विद शरई लॉ, सी अ मार्केट फॉर कन्वेंशनल बॉन्ड, या फिर डी अ स्टॉक मार्केट फॉर इस्लामिक बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी इस्लामिक बॉन्ड्स डेट कंप्लाई, यानी कि वो बॉन्ड जो शरई लॉ के मुताबिक जो है वो जारी किए जाएँ। द मेन फंक्शन ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ टू, पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए इशू करेंसी नोट, नए नोट जारी करना, बी ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना, सी फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक की जो यानी कि खरीदो फरोख्त है उसको निज़ाम को बरकरार रखना, या फिर डी कंट्रोल इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक की खरीदो फरोख्त को आसान बनाना या उसको फैसिलिटेट करना। द इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट, जो स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन बनाया है उसका काम क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए कन्वेंशनल बैंकिंग, बी इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट्स, सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर डी गवर्नमेंट फाइनेंस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन का काम ये है कि वो इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशन और प्रोडक्ट्स को जो है वो डील करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस का है। ऑप्शन हमारे पास बैंक अल्फला, बी हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी हाउस बिल्डिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में। द कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट इन पाकिस्तान रेफर टू, पाकिस्तान में जो कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट है वो किसको रेफर करती है। ऑप्शन हमारे पास ए लोन इशू टू कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए लोन इशू किया जाए, बी कॉरपोरेट लोन फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंडस्ट्री के लिए जो लोन दिया जाता है, सी लोन प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल बैंक से जो लोन लिया जाता है, या फिर डी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लोन इशू टू कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़, जो पर्सनल यूज़ के लिए लोन दिया जाता है वो जो है कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट को रेफर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल करेंसी है वो क्या है। ए डॉलर, बी रुपी, सी टका, या फिर डी दिनार। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी रुपी जो है पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी है। द पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पैकरा प्रोवाइड रेटिंग फॉर, जो पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है पैकरा वो किसके खिलाफ रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। ऑप्शन हमारे पास ए कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बी कंज्यूमर लोन्स, सी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर डी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओनली। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो रेटिंग है वो प्रोवाइड करती है पैकरा। द नेशनल पेमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ ऑपरेटेड बाय, जो नेशनल पेमेंट सिस्टम होता है पाकिस्तान में वो कौन ऑपरेट करता है। ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी पाकिस्तानी पोस्ट, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेशनल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है। द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन इन पाकिस्तान आर गवर्न बाय, जो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज है उसको कौन रेगुलेट करता है। ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। द सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग इन पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो CDNS है पाकिस्तान में, वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन हमारे पास ए इशू गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करना, बी ऑफर सेविंग स्कीम टू पब्लिक के लिए सेविंग स्कीम बनाना, या सी रेगुलेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके कवानीन बनाना, या फिर डी फैसिलेटिंग इस्लामिक बैंकिंग को प्रोवाइड करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी CDNS का काम है कि वो ऑफ़र करे सेविंग स्कीम पब्लिक के लिए जो अवेलेबल हैं। द बैंकिंग मोहतसिब इन पाकिस्तान हैंडल्स। पाकिस्तान में जो बैंकिंग मोहतसिब है वो क्या चीज़ें हैंडल करती हैं? ऑप्शन हमारे पास ए बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग के जो कानून होते हैं उनको, बी कंज्यूमर कंप्लेन अगेंस्ट बैंक, जो कंज्यूमर्स की कंप्लेन होती है बैंक के खिलाफ उसको, सी फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, जो फॉरेन एक्सचेंज के ऑपरेशन होते हैं उनको, या फिर डी गवर्नमेंट बैंकिंग पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की बैंकिंग पॉलिसी है उनको जो हैंडल करती है। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी जितनी भी कंज्यूमर की कंप्लेन होती है उसको बैंकिंग मोहतसब जो है वो हैंडल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा बैंक जो है वो कमर्शियल है पाकिस्तान में? ऑप्शन हमारे पास ए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, या फिर डी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, बाकी दो जो हैं वो मुख्तलिफ इदारे हैं। तो पीछे जो है नेशनल बैंक है जो कि पाकिस्तान का जो है वो कमर्शियल बैंक है। द टर्म इस्लामिक बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग सिस्टम दैट कंप्ले विद। जो इस्लामिक बैंकिंग की टर्म है वो बैंकिंग सिस्टम में किस चीज़ को प्रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए पाकिस्तानी लॉज, बी शरई लॉ, सी इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड, या फिर डी फाइनेंशियल रेगुलेशन। जो इस्लामिक बैंक है बैंकिंग सिस्टम है वो रेफ़र करती है शरई लॉ के मुताबिक, यानी कि वो कानून जो शरई लॉ के मुताबिक इस्लाम में बैंकिंग के लिए हलाल है उस हिसाब से जो है वो बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक बैंकिंग का एक सेपर जो है वो रेफ़र करती है। तो इस्लामिक बैंकिंग जहाँ भी जो कोई सिस्टम होगा वो शरई लॉ के मुताबिक कानून पर अमल दरामद होगा। मुशर्रका इन इस्लामिक बैंकिंग इज़ रेफ़र टू। इस्लामिक बैंकिंग में जो मुशर्रका है वो किस चीज़ को रेफ़र करता है? ऑप्शन हमारे पास ए प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप को, बी एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग को, सी लेंडिंग एट इंटरेस्ट को, या फिर डी डेप्ट कलेक्शन को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो बराबर इक्वल जो है वो शेयर किया जाएगा इस्लामिक कानून के मुताबिक। दी SBP मॉनेटरी पॉलिसी इज़ पब्लिश एवरी। SBP कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह पब्लिश होती है कब? ऑप्शन हमारे पास ए ईयर साल बाद, बी क्वार्टर कहते हैं बैंकिंग फील्ड में 3 मंथ को, यानी कि 3 महीनों बाद, सी मंथ 1 महीने बाद, या फिर डी वीक हफ्ते बाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी क्वार्टर। जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है वो हर 3 मंथ बाद जो है वो पब्लिश होती है। द बैंकिंग सर्वे इन पाकिस्तान इज़ कंडक्टेड बाय। जो बैंकिंग के सर्वेज होते हैं पाकिस्तान में वो कौन कंडक्ट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो बैंकिंग के सर्वे होते हैं वो सारे जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, क्योंकि सारे बैंकिंग को जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। तो उसके मतलब जो भी शिकायत आती है, जो भी सर्वे करवाना होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करवाता है। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ रेगुलेटेड बाय। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन रेगुलेट करता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SECP जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। इन पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज़ कंपाउंडली रेफर टू एज। तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है जिसपे यानी कि आपके अकाउंट पे ऊपर जो कैश होती है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो किस चीज़ को रेफ़र करती है? ऑप्शन हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, बी कन्वेंशनल बैंकिंग को, सी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को, या फिर डी डेवलपमेंट बैंकिंग को। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए इस्लामिक बैंकिंग को, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में जो इंटरेस्ट होता है सूद वो हराम होता है, इसलिए इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो इस्लामिक बैंकिंग को रेफ़र करती है। द बैंकिंग कोर्ट इन पाकिस्तान डील विद। जो बैंकिंग कोर्ट है पाकिस्तान में वो किस चीज़ को डील करता है, यानी कि कौन से केसेस वो सुनता है? ऑप्शन हमारे पास क्रिमिनल बैंकिंग केसेस, बी सिविल केसेस रिलेटेड टू बैंकिंग डिस्प्यूट, सी इंटरनेशनल बैंकिंग केसेस, या फिर डी कंज्यूमर कंप्लेंट अबाउट बैंक्स। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी
जितने भी सिविल केस होती है बैंकिंग के रिलेटेड वो तमाम जो है वो बैंकिंग कोर्ट जो है वो डील करता है इन पाकिस्तान में। विच बैंक इज़ नॉन एज दी ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान? इनमें से कौन सा बैंक जो है सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में? ऑप्शन हमारे पास ए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बी हबीब बैंक लिमिटेड, सी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड या फिर डी बैंक अल्फला। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी हबीब बैंक लिमिटेड जो है वो सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान में। द टर्म रीफाइनेंसिंग इन बैंकिंग रेफर टू, जो रीफाइनेंसिंग की टर्म है बैंकिंग में किस लिए यूज़ होती है? ऑप्शन हमारे पास ए एक्सटेंडिंग द लोन टेन्योर, बी ऑफरिंग न्यू लोन्स टू कवर प्रीवियस लोन, सी चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट या फिर डी रीपे द एंटायर लोन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी ऑफरिंग न्यू लोन के नया लोन प्रोवाइड कर सके ताकि वो अपना प्रीवियस लोन जो है वो अदा कर सके। रीफाइनेंसिंग का मतलब है ऑफरिंग न्यू लोन टू कवर प्रीवियस लोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान? इनमें से कौन सा बैंक है जो फर्स्ट इस्लामिक बैंक है पाकिस्तान में? ऑप्शन हमारे पास ए अल बराका बैंक, बी मिज़ान बैंक, सी दुबई इस्लामिक बैंक या फिर डी बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी मिज़ान बैंक जो है पाकिस्तान का पहला इस्लामिक बैंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मुदरबा इन इस्लामिक बैंकिंग? इनमें से कौन सा फीचर जो है वो मुदरबा में इस्लामिक बैंकिंग में शामिल नहीं है? और ऑप्शन हमारे पास ए प्रॉफिट शेयरिंग, बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, सी नो इंटरेस्ट चार्ज या फिर डी रिस्क शेयरिंग। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट जो है वो मुदरबा यानी इस्लामी बैंकिंग के खिलाफ है और इसका फीचर नहीं है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में किसी किस्म का फिक्स रिटर्न जो है वो लगाना सूद के दायरे में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेट बैंक का मेन मकासद में से है? ऑप्शन हमारे पास ए प्रमोट इकनॉमिक ग्रोथ, बी कंट्रोल इन्फ्लेशन, सी रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर या फिर डी ऑल ऑफ द अबव या तमाम काम। तो दोस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों काम जो है ये बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो है मेन ऑब्जेक्टिव में से हैं। द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर? नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ? यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर? यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क? वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है?
ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच एलिमेंट इज डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स, वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी, यानी कि जो नोबेल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून, वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली ख़ान या फिर डी अयूब ख़ान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है। ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। विच मेटल इज़ नोन एज टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट है। ऑप्शन है इसमें पास ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर या फिर डी एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी सिल्वर। द फेमस बुक वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय विच ऑथर, जो मशहूर किताब वॉर एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है। ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, यानी कि वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन,
सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर। वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है। तो ऑप्शन हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी यूएसए में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी चाइना ने अनाउंस किया है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी। ऑप्शन हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। विच टेक गिगांट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024। वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन। WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़ुबान कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है। ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंग्यू में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द हैंग्यू में। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स। अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन। वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास ए USA, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए USA ने लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था। ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। व्हेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व। यानी कि दुनिया में जो इन्वायरमेंट डे है वो कब बनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में। ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला। एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO हैं। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक। तो ऑप्शन है हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी अगस्त 2024 अभी तक। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़।
सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है? ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो।